नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। खबरों को खबरदार के लेंस से देखने का वक्त हो गया। आज जिन खबरों पर हम नजर डालने वाले हैं उसमें वर्ष 1904 में अमेरिका में कृषि उपकरण बनाने वाले बेंजामिन होल्ट ने बुलडोजर का आविष्कार किया था। वहां से हम तार को जोड़ेंगे आज तक। समय के साथ इस यंत्र में किसी भी चीज की जड़ को हिला देने वाली शक्ति डाली गई और अब इस सुपरहिट यंत्र को भारत में राजनीतिक बल से जोड़कर देखा जाने लगा है। आज भारत के दिलो दिमाग में बुलडोजर ट्रेंड कर रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को जहां पत्थर चले थे, वहीं पर आज बुलडोजर का भरपूर लाइव एक्शन चल रहा था। वो अवैध निर्माण जिन्हें वर्षों तक चुपचाप होने दिया गया, आज अचानक विधि विधान से उन्हें तोड़ने की कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई में सर्वधर्म संभाव था। हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके अवैध निर्माण तोड़े गए। वहीं राजनीति के खिलाड़ियों ने इसमें अपने फायदे के तत्व ढूंढ लिए। एक पक्ष ने इसको जहांगीरपुरी दंगे पर सरकार और प्रशासन की तरफ से मान्यता प्राप्त कार्रवाई के रूप में प्रचारित किया। दूसरे पक्ष ने जहांगीरपुरी में दंगे वाली जगह पर ही एक्शन होने का सिर्फ एक संयोग बताया। यानी इस कार्रवाई को देखने के अलग अलग नजरिए, अलग अलग चश्मे रहे। लेकिन खबरदार में हम आपको इसकी पूरी पिक्चर दिखाएंगे। जहांगीरपुरी की गलियों से आज की खबरदार रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। इसके बाद आपको जहांगीरपुरी से सीधे यूक्रेन ले चलेंगे, जहां रूस के सैन्य अभियान का बुलडोजर चल रहा है और यूक्रेन उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ रूस ने अपने हमलों की मारक शक्ति बढ़ाई है और अपना पूरा फोकस डॉनबास क्षेत्र पर कर लिया है ताकि यूक्रेन के टुकड़े किए जा सकें। दूसरी तरफ यूक्रेन के मन की MiG-29 वाली मुराद पूरी हो गई है। नेटो सदस्यों की तरफ से उसे लड़ाकू विमान मिले हैं और हथियारों की मदद दिए जाने की पुष्टि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने की है। अब देखना यह है कि नेटो के इस तरह सीधे सीधे यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन किस तरह से रिएक्ट करेंगे। क्या रूस इसका जवाब किसी बड़े हमले के जरिए देगा? क्योंकि ज़ेलेंस्की तो पहले से ही आशंका जता चुके हैं कि पुतिन किसी भी वक्त दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की खाई में धकेल सकते हैं। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि युद्ध की आंच अब पहले से बहुत तेज हो रही है। इसीलिए इसका विश्लेषण ध्यान से देखिएगा। दंगे किसी के सगे नहीं होते और दंगों से किसी का भला नहीं होता, लेकिन जहांगीरपुरी के दंगों ने एमसीडी की आंखें खोल दी, जिसका फायदा यह हुआ कि जहांगीरपुरी में 20-20 साल से जारी अवैध निर्माण पर एमसीडी की नजर पड़ गई। इसके बाद एमसीडी ने तय किया कि जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा और फिर आज सुबह एमसीडी के 9 बुलडोजर जहांगीरपुरी में उसी इलाके के अंदर पहुंच गए जहां 16 अप्रैल को रामनवमी के साथ ही हनुमान जयंती पर जब उस जुलूस पर पत्थरबाजी हुई थी, दंगे भड़ गए। इसके बाद एमसीडी के बुलडोजरों ने अवैध निर्माण गिराने शुरू किए और 3 घंटे में करीब 12 अवैध दुकानों और मकानों को ध्वस्त कर दिया। एमसीडी के बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी करीब 1.25 घंटे तक चलते रहे। जहांगीरपुरी में एमसीडी के बुलडोजरों ने जिस तत्परता के साथ अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की, वैसी मिसाल नजदीकी इतिहास में देखने को नहीं मिलती। जहांगीरपुरी में दंगे वाली साइट पर एमसीडी के बुलडोजर्स का एक्शन आज तक ने लाइव रिकॉर्ड किया है, जिसके हाइलाइट्स अब हम आपको दिखाते हैं। जहांगीरपुरी की जिन सड़कों पर हनुमान जयंती के दिन पत्थर चले थे, आज उन सड़कों पर एमसीडी के बुलडोजर चले। जहांगीरपुरी में रामनवमी के दिन दंगों के हॉटस्पॉट बने कुशल चौक को सुबह सवेरे ही दिल्ली पुलिस के 400 जवानों ने घेर लिया। कुशल चौक के आसपास बात ना करें। जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई की तैयारी है आज? आपने पूरे इलाके को देखा है, अब कितनी देर में हम समझे कार्रवाई होगी? प्लान ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, पुलिस का बड़ा फोकस्ड रोल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जी। और हम लोग असिस्ट कर रहे हैं जो भी एजेंसीज हैं, जैसे इस केस में एमसीडी का जो भी इंक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम होगा उसको हम लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से असिस्ट करेंगे। और फिर दंगा प्रभावित इलाके में एमसीडी का एक्शन शुरू हुआ, जिसमें एमसीडी के 9 बुलडोजरों ने मोर्चा संभाला। एक क्रेन उस तरफ बीच चौराहे पर हम खड़े हैं, सामने वो मस्जिद, सामने कुशल सिनेमा जहां पर ये घटना घटी थी, और उसके बाद एक जो पहला जो बुलडोजर जाता है वो सीधा उसी सड़क पर जाता है। टेम्पररी स्ट्रक्चर्स को ढा दिया गया है। एक दुकान थी मोबाइल की, हमने उस शख्स से बीते दिन जब आई थी तो अकबर से बात की थी, उसने बताया था मेरा मोबाइल का नीचे दुकान है, उसकी दुकान ढा दी गई है। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जितना भी है उसे ढा दिया गया है। और ये देखिए, सब रेड़ी पटरी और ऐसी चीजों को एमसीडी अपनी गाड़ी में अब रख रही है। इन चीजों को हटाया जा रहा है
पुलिस बल की भारी तैनाती है और इन सब के बीच ये दूसरा क्रेन, ये दूसरा बुलडोजर बीच चौराहे तैयार है। ये दूसरा बुलडोजर बीच चौराहे तैयार है। शुरुआत सड़क किनारे पड़े सामान और कूड़े के ढेर साफ करने से हुई। पहले छोटी छोटी गुमटियों पर बुलडोजरों ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। ये बुलडोजर यहाँ पर भी चलता हुआ, ऐसे ही 2 बुलडोजर आ चुके हैं और दोनों आमने सामने, दोनों ही गलियों पर। एक बार जरा कैमरे से दिखा दीजिए, ये देखिए, ये दिल्ली फ्रूट जूस कॉर्नर पर ये हो रहा है अवैध निर्माण। नीचे में जूस कॉर्नर की दुकान और उसके बाद ऊपर में घर भी है, छोटे से रखने की भी। जिस तरह का अवैध अतिक्रमण यहाँ पर सड़कों पर हुआ था, उन सब पर कार्रवाई हो रही है। और उसी में आप देखिए, जब ये आगे का हिस्सा गिरा है तो पता चल रहा है ऊपर में पूरा घर है, पंखा लगा हुआ है, घर है और उसे भी अब गिराया जा रहा है। कंक्रीट स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, ईंटों की ये दुकान है और कंक्रीट स्ट्रक्चर पर पहली बार आप इस तरह से चलते हुए देख रहे हैं बुलडोजर को। ये बुलडोजर की पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर पर चलते हुए। ये देखिए, ये आप पहली बार देख रहे हैं। ये जूस कॉर्नर है और कंक्रीट स्ट्रक्चर पर पहली बार आप बुलडोजर लाइव चलते हुए देख रहे हैं। सड़क किनारे छोटे छोटे इंक्रोचमेंट पर जोर आजमाइश के बाद 15 मिनट में ही एमसीडी के बुलडोजर फुल फॉर्म में आ चुके थे। सुबह करीब 10:30 बजे असली एक्शन शुरू हुआ, जब अवैध कब्जे हटाने के कार्य ने रफ्तार पकड़ी। घरों और दुकानों पर एमसीडी के बुलडोजर हथौड़े बनकर टूट पड़े। ये जो सबसे पहले आपने मोबाइल की दुकान को गिरते हुए देखा था, इसी परिवार का वो था। ये वाला, इसमें क्या क्या था? पूरी बात बताओ, पूरी बात बताओ, आराम से बताओ। हाँ बताओ। ये देखो कैंपा बेचते, कोल्ड ड्रिंक, ये बीड़ी सिगरेट बेचते हैं, खोखा है थोड़ा सा। कितने सालों से आपकी दुकान थी यहाँ पे? ये यहाँ पे 30 साल से हूँ मैं। पता चला था कि यहाँ पर पहले कार्रवाई के लिए आने वाले हैं, क्रेन लेकर आ रहे हैं, बुलडोजर भी नहीं, कुछ भी नहीं बताया हमें। उन्होंने बताया नहीं कि हटा लो? नहीं, उन्होंने बोला कोई ऐसी बात नहीं है, रहने दो। उसके बाद तोड़ दिया? हाँ जी, आते ही। कितना नुकसान हो गया? नुकसान की तो कोई अंत ही नहीं है, कम से कम 25-30 हजार से ऊपर ही होगा। तो आप पहले नहीं हटा पाए? ने हटाने नहीं दिया ना। हटाने ही नहीं दिया? हाँ जी। दंगे के 5 दिन बाद जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण ढहाने को लेकर एमसीडी की तत्परता देखकर स्थानीय लोग परेशान कम और हैरान ज्यादा दिख रहे थे। लेकिन एमसीडी और दिल्ली पुलिस की जोड़ी ने ऐसा फुल प्रूफ इंतजाम किया था कि बुलडोजर अपने मिशन को बिना किसी रुकावट के अंजाम दे रहे थे और एमसीडी अधिकारियों के हौसले आसमान छू रहे थे। कितने घरों पर गिराना है, कितने घरों पर अवैध निर्माण तोड़ना है, ये भी पता है कि आगे का लिंटर ढाना है या पूरी जगह गिरानी है? रोड का किनारा किनारा, इस रोड के चौराहे के किनारे किनारे। हाँ। तो आप लोग जैसे ये जूस कॉर्नर है, इसको पूरा नहीं गिराया आपने, सिर्फ लिंटर गिराया, ऊपर वाला पार्ट गिराया, इसकी क्या वजह है? अभी इसका ऑर्डर नहीं है। अब इसका नहीं है, जितना का ऑर्डर है उतना ही गिराते हो आप लोग। कुछ बताया है कि पूरे दिन का ड्यूटी है, कितने घरों को टारगेट करना है, क्या इस बारे में कोई जानकारी दी है? पूरे दिन का है आज पूरे दिन का, शाम तक का बताया? शाम तक। और सुप्रीम कोर्ट की कोई ऑर्डर वगैरह की आपको जानकारी नहीं दी गई? मेरे को जानकारी नहीं है। सुबह 11 बजे तक एमसीडी के बुलडोजरों पर टॉप गियर लग चुका था। तभी खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी के बुलडोजरों पर ब्रेक लगाने का ऑर्डर दे दिया है। लेकिन एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश की कॉपी न मिलने की बात कहकर बुलडोजरों की स्पीड बढ़ा दी। राजा इकबाल है जो कि मेयर है, एक सेकंड जल्दी से बताइए सब क्या हुआ है? ऐसा है कि जो भी सरकारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना स्टेटस को, उसका मतलब है कि अब रुकेगा बुलडोजर? जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको हम 100% फॉलो। आप तक ऑर्डर पहुंचा है? अभी तक मुझे पास कभी ऑर्डर पहुंचा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी के बुलडोजरों ने और ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ ली। एमसीडी का यह बुलडोजर अब धीरे धीरे करके कुशल चौक की तरफ पहुंच रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए सामने की तरफ कुशल चौक है और ये बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में पहुंचा तो सियासत गर्म हुई, मध्य प्रदेश में पहुंचा तो सियासत गर्म हुई। अब ये बुलडोजर कुशल चौक एकदम सामने की तरफ आप देखेंगे तो कुशल चौक जो है सामने की तरफ मौजूद है, जहां पर जमकर हिंसा हुई थी, जमकर बवाल हुआ था। और अब ये बुलडोजर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, हालांकि इस बुलडोजर का नाम अब बाबा का बुलडोजर पड़ चुका है, लेकिन राजधानी में पहली बार पहुंचा है और यहाँ हिंसा हुई थी। पर्याप्त पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो यहाँ पर तैनात है और
अभी जब जहांगीरपुरी में ये बुलडोजर पहुंचा था तो इलीगल इंक्रोचमेंट जो थी वहां पर तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन अब ये बुलडोजर तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। कुशल चौक पर पहुंच चुका है ये बुलडोजर। दोपहर 12 बजे एमसीडी के बुलडोजर पहुंचे जहांगीरपुरी में उस मस्जिद के सामने जहां से रामनवमी के दिन पथराव की शुरुआत हुई थी। एमसीडी के बुलडोजर ने मस्जिद को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मस्जिद के बाहर बनी दुकानों को जमींदोज कर दिया। मस्जिद के बाहर जो दुकान थी उसे तोड़ दिया गया है। उसके बगल में अगर आप देखेंगे तो मस्जिद के बाहर जो ये एक आउटडोर बनाई गई थी, लाइन बनाई गई थी, वो भी तोड़ दी गई। देखिए अब हम आगे आ चुके हैं। ये देखिए सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आज तक को दिखा रहे हैं। यहाँ पर मस्जिद का ये गेट है जिसे तोड़ दिया गया है। तो इस वक्त आज तक पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं उस मस्जिद के गेट की। ये मोबाइल शॉप जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर इसे तोड़ दिया गया है। तो ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है और वो जो बाउंड्री हम आपको दिखा रहे हैं, ये कहा जा रहा है, देखिए मस्जिद के अंदर से आपको झांकते हुए लोग भी नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस मस्जिद के गेट को तोड़ दिया गया है। हम यहाँ पर मौजूद हैं और जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो जगह है यही वो मस्जिद की दीवार थी जो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर जेसीबी चला है, बुलडोजर चला है और उसका असर ये हुआ है कि इस एरिया को जो अवैध अतिक्रमण था उसे खाली करा दिया गया। मस्जिद के सामने अवैध निर्माण को ढहाने के बाद एमसीडी के बुलडोजरों ने रुख किया पास ही बने उस मंदिर का। यहाँ से रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकली थी, लेकिन मंदिर के नजदीक पहुँचते ही बुलडोजर ठिठक गए। ये भीड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है, इन्हें यहाँ से हटा दिया गया। शुरुआत में ये मंदिर के बगल में मौजूद थी, लेकिन अब इस गली में आपको जितनी दूर तक नजर जाएगी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे। पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति जो है उसे नियंत्रण में रखा जाए। हालांकि लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर आक्रोशित होकर नजर आ रही है। अब यहाँ पर प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी है तनाव को संभालने की। अगर इस रोड से हम आगे बढ़े वापस मुख्य सड़क की तरफ, ये देखिए हमारे दाएं तरफ यहाँ पर मंदिर नजर आ रहा है। ये वो मंदिर है जिसको लेकर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भी देखिए इस मंदिर का भी कुछ हिस्सा जो है वो थोड़ा आगे है। और हम देखिए अब हम आगे आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर अंजना अगर आप देखेंगे या हमारे दर्शक देखेंगे तो इस मंदिर का भी आगे का एक हिस्सा है, वो कहा जा रहा है कि ये भी यहाँ पर अवैध तरीके से बना हुआ है या ये वो एरिया है जिस पर बुलडोजर चलना है। इससे पहले कि एमसीडी आगे बढ़ने को लेकर कोई फैसला लेती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेकर सीपीएम नेता वृंदा करात ने एंट्री मारी और बुलडोजर के सामने आकर खड़ी हो गई। So please let me meet your officer. I have the instructions. As we are petitioners, we have the instruction. वृंदा करात ने मौके पर ही मौजूद पुलिस वालों से बात की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी भी दिखाई। इसके बाद करीब 12:15 बजे एमसीडी ने अपने बुलडोजरों के इंजन ऑफ किए और अतिक्रमण पर एक्शन की कार्रवाई को रोक लगा दिया। दीपेंद्र सर, क्या आपके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी मिल गई? हमें इंफॉर्मेशन आधिकारिक रूप से हमारे पास आया है और हम लोगों ने जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसे रुकवा दिया है, एमसीडी ने भी रुकवा दिया है। इस तरह से एमसीडी ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को बीच में ही रोक दिया, लेकिन एमसीडी के बुलडोजर अभी भी जहांगीरपुरी में ही डेरा जमाए हुए हैं और मैसेज दे रहे हैं कि अवैध निर्माण के खिलाफ ड्राइव को एमसीडी ने विराम दिया है, पूर्ण विराम नहीं। अर्पिता आर्या, शुभांकर मिश्रा और अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। हनुमान जयंती के मौके पर जो शोभा यात्रा निकली थी उस पर पथराव के साथ ये पूरी हिंसा शुरू हुई थी। अब ये कार्रवाई हो रही है। एमसीडी पर यह आरोप है कि उसने बिना कोई नोटिस दिए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिए, जिसको लेकर कल यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी करेगा। लेकिन इस आरोप पर एमसीडी के अपने तर्क हैं। नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर संजय गोयल ने आज तक को बताया है कि सरकारी या सार्वजनिक जमीन के ऊपर होने वाले अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए पहले से नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। वहीं अगर किसी मकान में इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको तोड़ने के लिए पहले से नोटिस दिया जाता है। अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और आरडब्ल्यूएज की तरफ से दी जाने वाली शिकायत पर होती है। एमसीडी सभी वार्ड में हजारों सड़कों पर अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार अभियान चलाती है। हर महीने एमसीडी की तरफ से अतिक्रमण को हटाने का शेड्यूल बनाया जाता है और इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की टाइमिंग पर उठ रहे सवालों को लेकर एमसीडी ने सफाई दी है कि पहले यह कार्रवाई 11 अप्रैल को की जानी थी, लेकिन पुलिस सुरक्षा न मिल पाने की वजह से तब यह मुमकिन नहीं हो पाया था।
इसीलिए इस कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया। इसका 16 अप्रैल की हिंसा से कोई लेना देना नहीं। एमसीडी ने यह भी कहा कि किसी मकान को तोड़ना और सार्वजनिक जमीन से अतिक्रमण को हटाना दो अलग अलग बातें हैं। एमसीडी के मुताबिक जहांगीरपुरी में एक भी मकान नहीं तोड़ा गया। कुशक चौक से लेकर मस्जिद तक की गई डेमोलिशन ड्राइव में तोड़े गए अवैध निर्माण नाले पर बने हुए थे। ड्राइव में वही चीजें तोड़ी गईं जो सड़क पर थीं या फिर नाले के ऊपर सरकारी जमीन पर बनी हुई। मस्जिद का रैंप भी इसीलिए तोड़ा गया क्योंकि वो नाले के ऊपर बना हुआ था। एमसीडी की अपनी दलीलें हैं, लेकिन जहांगीरपुरी में जिन दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चले उनकी भी अपनी बातें हैं। एमसीडी का पक्ष जानने के बाद आपको उन लोगों की भी बातें सुननी चाहिए जिनके मकानों और दुकानों पर एमसीडी के बुलडोजर ने एक्शन लिया। जहांगीरपुरी में जिन दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चले वो भले ही एमसीडी के लिए अवैध निर्माण थे, लेकिन इन लोगों के लिए यही रोजी रोटी थे, यही इनके आशियाने थे जिनके पास अब न कमाने का जरिया बचा न सर छुपाने की जगह। मुझे मौका भी नहीं दिया हटाने के लिए। मैं 3 बार आया हूँ सुबह से। मैंने ये कहा था कि दुकान हटा दूं, बोला नहीं रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं होगी, और फिर भी तोड़ ताड़ दिए। 3 बार आया हूँ हटाने के लिए। एक तो आगे में थी मीडिया की गाड़ी, ऊपर से पुलिस की गाड़ी थी, इतनी भीड़ भाड़ थी, फिर भी मैं 3 बार आया हूँ बचते बचाते कि मेरे एरिया को मैं यहाँ से निकाल लूँ, मगर निकालने का मौका नहीं दिया। और आते ही पहले बुलडोजर हमारे ही दुकान पे लगा दिए। अपनी वर्षों की मेहनत और खून पसीने की कमाई से तिनका जोड़कर जो कुछ भी ये लोग बना पाए थे उसे मिट्टी में मिलता देख आंखों में आंसू भर आए। लेकिन इन महिलाओं के आंसुओं का ना तो इन बुलडोजरों पर ना ही एमसीडी के अधिकारियों पर रत्ती भर भी कोई असर पड़ा। मेरा 5 लाख रुपए कर्जा है। मैंने ये घर भी बनाया था बचपन से यहाँ पे। पीछे मेरा माँ का घर है, माँ का घर पीछे गली में। मैं बचपन यहीं पे शादी है, गली पीछे। आपके घर से किसी को अरेस्ट किया? दंगे का तो जिसने दंगे के उन लोगों को पकड़ लिया। नहीं आप लोग घर से नहीं थे ना। करीब 180 मिनट तक एमसीडी के बुलडोजरों ने सर्वधर्म संभाव का परिचय देते हुए अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसकी जद में जितने मुसलमानों के घर और दुकानें आईं, उतना ही नुकसान हिंदुओं के घरों और दुकानों का हुआ। हम हिंदू हैं, ठीक है ना, फिर भी हम हिंदू मुसलमान एक साथ होके रहते हैं। मैडम पूरा रोजगार गया है मैडम, यहाँ पे सारे दुकान यहाँ से चलना पड़ेगा। यहाँ से पुलिस हमें हटने के लिए कह रही है, हट रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा जो आगे वाला हिस्सा था, स्थानीय लोग इसका विरोध करते हुए, लेकिन जितना भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है वो सब कुछ तोड़ा जा रहा है। जब तक एमसीडी के बुलडोजर चले बिना किसी भेदभाव के चले, मस्जिद के बाहर बनी अवैध दुकान भी टूटी और गुप्ता जूस कॉर्नर भी बच नहीं सका, जिसके मालिक का दावा है कि उनकी दुकान पूरी तरह वैध है, लेकिन फिर भी तोड़ी जा रही है। अलॉटमेंट डीडीएक्स से है, कोई नोटिस नहीं आया है, कोई नोटिस नहीं आया है, पता नहीं था। सड़क के बीच ये डीडी ने अलॉटमेंट किया हुआ है। यहाँ से पूरी नक्शा बीच सड़क पे बना, ये पूरी नक्शा है, इसकी नक्शा है। हम पेपर जी ब्लॉक थे, ये देखिए एमसीडी से नहीं डीडीए से, और डीडीए ने लिख के दिया हुआ है ये कि कोई डीडीए पास ये जो जमा होता है दिल्ली नगर निगम का कह रहे हैं। अरे दिल्ली नगर निगम जो नहीं, उनके अंदर ये डीडीए है सर आपके पास। डीडीए के देखिए ना पूरी का मैं खोल रहा है, आप कह रहे हैं वो तो दिल्ली नगर निगम का। लोगों के अपने दावे हैं और एमसीडी के पास भी अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए अपने तर्क हैं।
बीजेपी शासित एमसीडी पर आरोप लग रहा है कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर का ये एक्शन रामनवमी के दिन हुए दंगे का रिएक्शन है। लेकिन आज तक से बातचीत के दौरान एमसीडी कमिश्नर ने इसे कोरी अफवाह बताया है और जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन को रेगुलर एक्सरसाइज करार दिया। क्या नोटिस दिया गया? ये हमारी जो ऑनगोइंग एनक्रोचमेंट रिमूवल एक्सरसाइज है वो अलग अलग स्ट्रेचेज में चलती रहती है। 11 अप्रैल को भी इसी एरिया में अभी कुछ दिनों पहले जो 9 दिन पहले कार्रवाई हुई थी। इस साल ये 6ठी या 7वीं एक्सरसाइज है। तो ये सब हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं और जैसा आपको पता है कि इस शहर की व्यवस्था कुछ इस तरह की हो गई है कि जो रिमूवल करते हैं तो उसके बाद फिर लोग बैठ जाते हैं। तो ये कार्रवाई चलती रहती है। अब क्योंकि पुलिस फोर्स हमने मांगी थी और वो हमें अवेलेबल हो गई, चांस की बात है कि ऑलरेडी यहाँ डिप्लॉयमेंट था, इसलिए ये कार्रवाई इस समय प्लान की गई। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का एमसीडी के पास कानूनी हक है, लेकिन इस हक का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया वो सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में डिमोलिशन को तुरंत रोकने का मौखिक आदेश दे दिया था तो लिखित आदेश का इंतजार क्यों किया गया? और क्या एमसीडी का ये एक्शन सिर्फ जहांगीरपुरी तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में अन्य इलाकों में भी एमसीडी के बुलडोजर ऐसे ही चलते हुए देखने को मिलेंगे? अरविंद ओझा, अंजना ओम कश्यप और अर्पिता आर्या के साथ शुभंकर मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो कार्रवाई क्या दंगे के खिलाफ थी, क्या दंगाइयों के खिलाफ थी? क्योंकि जिन पर बुलडोजर चला उनमें दंगे के आरोपी कितने हैं ये कोई स्पष्ट नहीं कर पाया। एमसीडी का दावा है कि जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाला एक्शन था और 16 अप्रैल के दंगे से कोई लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ एक संयोग है। वैसे अगर ये सच है तो एक और संयोग है। रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश और गुजरात में हिंसा और दंगे की घटनाएं हुई थी। इन दोनों जगहों पर दंगे के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश का खरगोन हो जहां हिंसा के बाद 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 45 मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया, या फिर गुजरात का खंभात हो जहां हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर पिछले हफ्ते ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी के बुलडोजर ने ठीक दंगे वाली जगह पर अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लिया। अब ये संयोग है या प्रयोग ये तो पता नहीं, लेकिन जहांगीरपुरी में बुलडोजर रुकने के बाद राजनीति के मैदान में जुबानी दंगे भड़क उठे। पूरे देश का माहौल भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ने में लगी हुई है। पूरे देश के अंदर दंगे, फसाद, नफरत फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। 2020 का दंगा, 2022 का दंगा, और मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा था, आपके चैनल पे भी कह रहा हूं, देश के गृह मंत्री अमित शाह के राज में दंगा हुआ, उनके द्वारा प्रायोजित दंगे थे, बीजेपी के द्वारा प्रायोजित दंगे थे। अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो बीजेपी के हेडक्वार्टर और अमित शाह के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। ये वही पार्टी है ना जिसके की राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हनुमान चालीसा का पाठ किए थे। अब दिख गया कि दिल में कितने हनुमान हैं या कितने सुलेमान हैं, कितने रहमान हैं और कितने खान हैं। ये साफ दिखाई पड़ गया कि वो हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और, या पंचतंत्र में जो कथा है भगत और बगुला भगत की, तो वह राजनीति में दिख रही है। बांग्लादेशी होने के बावजूद हम लोगों ने इन लोगों को ये अतिक्रमण करने का ये परमिशन दिया हुआ है। ये घुस के अतिक्रमण करके हमारे देश में बैठ रहे हैं, ऊपर से हमारे भगवान राम और भगवान हनुमान के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। और अगर बुलडोजर चलता है उनके अतिक्रमण के ऊपर तो छाती पीट करके लोग हमारे देश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्यान के साथ खड़े हो जाते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हर बार आतंकवादियों के साथ, पत्थरबाजों के साथ ये कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी इत्यादि जो बार बार खड़ी होती है, उसका नतीजा हमने देखा है। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा, नोटिस क्यों नहीं दिया? और आपने, जहाँ तक मुझे मालूम है, 26/11/2021 को अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि 85,000 सम डोलर्स रेगुलाइज किया हमने अनऑथराइज को। तो इन लोगों को क्या है, आप अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलाइज कर दिया, अगर ये है तो इनको भी रेगुलाइज करिए ना। ये कौन सी बात है कि निकाल कर फेंक देना इनको, गलत है। जिस तरह से उस इलाके के अंदर इन दंगाइयों के द्वारा अवैध कब्जे, अतिक्रमण अवैध रूप से किया जा रहा है, अवैध धंधे किए जा रहे हैं, आज हम लोगों ने, हमारे साथ नेता विपक्ष और सांसद ने मिलकर पुलिस कमिश्नर और एमसीडी के कमिश्नर से मांग की कि दंगाइयों की
अतिक्रमण और उनके द्वारा संपत्तियों पर अवैध कब्जा और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर तुरंत संज्ञान में लेकर उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, उनके अतिक्रमण को हटाया जाए, उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाए। अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये दंगे कराती है, गृह मंत्री जी खुद ये दंगे करवा रहे हैं, और अगर बुलडोजर चलाना है तो गृह मंत्री जी के घर पे चलाइए बुलडोजर। वैसे दोनों पक्षों की बात में कुछ गलत है, क्योंकि अगर यह दावा किया जाता है कि अवैध नागरिकों के ऊपर चले हैं, तो अगर रहमान पर चला है तो रमन झा पर भी चला है, और दूसरी तरफ से अगर यह कहा जाए केवल एक समुदाय विशेष पर हुआ है, तो ऐसा नहीं है। दोनों समुदायों की दुकानों को ध्वस्त किया गया है, यानी दंगे के खिलाफ कार्रवाई थी कि या नहीं ये पता नहीं, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई रही होगी। वैसे दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज चले बुलडोजर ने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया। सरकार की अपनी दलील है और विपक्ष के अपने आरोप हैं, लेकिन इन सब के बीच यह समझना जरूरी है कि इस विवाद की नींव अवैध निर्माण पर टिकी हुई, और आज इस पहलू पर बात करना जरूरी है। भारत में अवैध निर्माण और अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या है। देश की कोई ऐसी कॉलोनी, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जो अवैध निर्माण से पीड़ित न हो, और देश की राजधानी दिल्ली के लिए तो अवैध निर्माण एक दुखती रग है। दिल्ली को झुग्गी मुक्त करने के लिए 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए पुनर्वास योजना शुरू की थी। इसके तहत 40 कॉलोनियों को बसाया गया। जहांगीरपुरी इसी में एक कॉलोनी थी। झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए 22.5 गज के प्लॉट बहुत सस्ती दरों पर दिए गए। 1970 के बाद से दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ही इसकी प्लानिंग की थी। इन बस्तियों में करीब 80% आबादी यूपी और बिहार मूल की थी, वहीं करीब 20% आबादी पश्चिम बंगाल से थी। इस आबादी में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के लोग थे। इस बसावट के बाद भी बड़ी संख्या में लोग झुग्गियों में रह रहे थे। धीरे धीरे इन झुग्गियों में अवैध निर्माण शुरू हो गया। इसमें पीछे रोहिंग्या आबादी को एक बड़ा कारण माना जाता है। रोजगार की तलाश में भटकने वाले लोग बड़ी संख्या में जहांगीरपुरी इलाके में बसने लगे, और सिस्टम की मिली भगत से वहां बड़े हिस्से में अवैध निर्माण हो गया। साल 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में 18,000 अवैध निर्माणों को हटाने के लिए दिल्ली एमसीडी को आदेश दिया। एक आंकड़े के अनुसार साल 2012 में दिल्ली पुलिस के पास अवैध निर्माण और अतिक्रमण के 29,203 केस थे। पिछले साल 2021 में देश भर में अवैध निर्माण की समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि पिछले 75 वर्षों से देश में जो चल रहा है ये एक दुखद कहानी है। देश के सभी बड़े शहरों को स्लम बनाकर छोड़ दिया गया है। इस टिप्पणी से आप ये समझ सकते हैं, देश में अवैध निर्माण की समस्या किसी विशेष जगह, समुदाय, धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। इसके पीछे पूरा तंत्र जिम्मेदार है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर से हुई कार्रवाई को सिर्फ एक ही नजरिए से देखा जा रहा है, लेकिन इसमें अवैध निर्माण वाला एंगल भी बहुत बड़ा है। आज इसे समझने के लिए मैंने जहांगीरपुरी की गलियों में जाकर एक रिपोर्ट तैयार की। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा, इंसाफ का बुलडोजर चलता ही जाएगा। दिल्ली में रहकर जो, भारत में रहकर जो नफरत फैलाएगा, भारत में रहकर जो दंगे करवाएगा, इंसाफ का बुलडोजर उन्हें सबक सिखाएगा। ये बेपरवाह सिस्टम की उस नींद का परिणाम है जिसे तोड़ने के लिए आज जहांगीरपुरी में बुलडोजर को आना पड़ा। ये प्रशासन की आंखों पर बंधी पट्टी का नतीजा है कि दिल्ली में अवैध निर्माण होता चला गया और किसी को दिखा तक नहीं। अब जब अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है तो सड़क से लेकर सियासत तक और एमसीडी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में घमासान मचा हुआ है। सवाल दो हैं, ये कार्रवाई दंगाइयों के खिलाफ थी या फिर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई? अगर दंगाइयों पर नहीं बल्कि अतिक्रमण के लिए कार्रवाई थी तो बुलडोजर चलाने के तरीके और टाइमिंग को लेकर विवाद बनता है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है कि सिस्टम की मिली भगत से पूरे इलाके में इतना बड़ा निर्माण होता चला गया, किसी ने अवैध निर्माण को रोकने की कोशिश नहीं की। न जाने कौन सी तस्वीर बनने वाली है, बना बना के जो खाके मिटाए जाते हैं। कैसे बनता है एक अवैध मकान और कैसे एक अवैध मकान एक अवैध बस्ती में तब्दील हो जाता है? क्यों लोग ये शिकायतें करते हैं कि हमारे साथ तो इस तरह की हिंसा की घटनाएं होती थी, सुनवाई नहीं होती थी? आखिर क्या कारण है कि सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में अवैध बस्तियां बसती जाती हैं? जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण की कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन इसे समझने के लिए जहांगीरपुरी की भौगोलिक परिस्थिति को समझिए।
जहांगीरपुरी दिल्ली का एक घनी आबादी वाला इलाका है। इसके नजदीक एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर फल और सब्जी मंडी है। जहांगीरपुरी इलाके को ए से लेकर एच तक 8 ब्लॉक्स में बांटा गया है, लेकिन सी ब्लॉक में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस ब्लॉक में बांग्लादेशी मुस्लिमों की आबादी है और इसमें रोहिंग्या मुसलमानों के रहने की भी बात सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने अवैध निर्माण को रोकने के लिए आदेश भी दिए, लेकिन सिस्टम की मिली भगत से सड़कें सिकुड़ती चली गई, अवैध कब्जे होते चले गए। वैसे पुलिस की जो कड़ाई होती है उसमें कहा जाता है, या एमसीडी की, कि अगर थोड़ा सा आप छज्जा भी बना लें तो उसके लिए तोड़ने आ जाते हैं। तो सबकी आंखों के सामने कैसे बन गया, कभी लगता है मन? अब ये दिल्ली पुलिस वाले जानते हैं ना, ये हम तो बोल नहीं सकते इस बारे में। या एमसीडी वाले बोले या दिल्ली पुलिस वाले बोले, इनके सामने सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पर अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है, पर क्या ये अवैध निर्माण होता कैसे है, कहाँ तक है? ये यहाँ से आप कुशल रोड से सीधा जाओगे, मंगल जाइए, रसीला पेंट से जाके देखो कितनी गैर कानूनी पार्किंग बनी हुई है। वहाँ पे शराब के अड्डे हैं, सट्टे के काम है, कितना जाके देखो छोटे छोटे बच्चे लड़के कितना क्राइम करते हैं वहाँ पर। दिन दाड़े रात को कोई गाड़ी लेके नहीं आ सकता है। ऑटो वाले मना करते कि हमें जहांगीरपुरी नहीं जाना है। तो इतने सालों में ये होता रहा है और किसी ने नहीं ध्यान दिया। ये क्यों हुआ, ये तो मैं पूछना चाह रही हूँ। कौन कहता है कि पुलिस वालों को कुछ पता नहीं होता? सब कुछ पता होता है। पुलिस वाले खुद उनसे मिले हुए होते हैं, रिश्वत लेते हैं, जेब में लेते हैं, निकल जाते हैं। जनता शांत रहती है क्योंकि आगे उनकी पहुंच होती नहीं है। जिसका पैसा बोली उसी की है। अवैध निर्माण के लिए सिस्टम ने अपनी पूरी कीमत वसूली, लेकिन बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों को रोकने में देश की सरकारें विफल साबित होती रहीं। गृह मंत्रालय ने यूएनएचआरसी के हवाले से बताया कि भारत में दिसंबर 2021 तक म्यांमार से आए सिर्फ 18,000 रोहिंग्या मुसलमानों के होने की जानकारी मौजूद है। 2017 में मोदी सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या आबादी अवैध रूप से रह रही है। सरकार ने कहा था कि महज 2 साल के अंदर देश में रोहिंग्या आबादी 4 गुना बढ़ गई है। अच्छा, कोई रोकता नहीं है यहाँ पर? तो कौन रोकेगा? उनका हाथ में औजार होते हैं, कौन आगे जाएगा? पुलिस नहीं रोकती? नहीं। जब यहाँ तोड़ फोड़ कर रहे थे और यहाँ से फोन करा जा रहा है, पुलिस वाले तो बहुत लेट आए जब यहाँ सारा कुछ हो गया। हाँ, हाथ में औजार देखते हैं पुलिस वाले, खुद ही डरते हैं बेचारे। वो क्या करें, वो तो खुद ही पीछे हट जाते हैं, वो औजार लेकर चलते हैं। ऐसे ही करते करते वो बैठे रहे। मैं तो यहीं बैठी हुई थी, ये तो बाद में पता चला भागो 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 भागो। जब भागे हम, डर लगता है। डर लगता है, वो काम ही ऐसा करते हैं जो डर लगता है। रात को चोरियां करना, बंगालियों को किसी के घर में घुस जाना, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, ये करते हैं वो बंगाली। इतने सालों में कभी कोई एक्शन हुआ है इधर? इतने साल में कंप्लेन तो होता होगा, पर एक्शन कोई कभी नहीं हुआ। पुलिस वालों खुद मारते हैं ये, पुलिस वाले जाने डरते हैं गलियों में, पुलिस वालों को दौड़ दौड़ा के मारते हैं, पत्थर मारते हैं। ऐसे आम दिनों में भी पुलिस वाले जल्दी जाते भी नहीं है। हाँ जी। अभी आपको लग रहा है जो कार्रवाई हो रही है वो होनी चाहिए? ये कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी, कार्रवाई बहुत लेट हो रही है। ये अगर पहले से कार्रवाई हो गई होती अब तक ऐसा होता ही नहीं। कई बार एमसीडी वाले आए हैं सफाई के लिए, लेकिन ये लोग उनको भी मार के भगा चुके हैं सी ब्लॉक से। प्रशासन भी डर के मारी कभी नहीं हाथ लगाती। उनको डर होता है कि आज हम सफाई करेंगे तो कल ये लोग कहीं हमारे परिवार को न मार दें। इतना तक डरे होते प्रशासन। जब देश का सिस्टम ही नकली दस्तावेजों की मदद से अवैध निर्माण को खाद पानी दे रहा हो, तो किसी बाहरी व्यक्ति को शरणार्थी के दर्जे की जरूरत क्या है और अतिक्रमण को आखिर रोकेगा कौन? हालांकि केंद्र सरकार अवैध रूप से रहने वालों को उनके देश वापस भेजने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। क्या जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक अवैध निर्माण की फसल ऐसे ही फलती फूलती रहेगी? पूरा सवाल यहाँ पर आकर अटकता है कि अवैध निर्माण को अगर तोड़ना है तो वो कार्रवाई कम से कम वैध हो, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें वाकई हमारे इर्द गिर्द रहती हैं तो उसका कोई समाधान तो जरूरी है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। असदुद्दीन ओवैसी कुछ देर पहले पहुंचे थे जहांगीरपुरी, उनसे खास बातचीत की है मेरी सहयोगी मिलन शर्मा ने। सुनिए। ओवैसी एकलौते ऐसे नेता हैं जो कई दिनों से जो बुलडोजर की जो सियासत हो रही है उस पर लगातार बोलते आए हैं, और आज दिल्ली आए, जहांगीरपुरी पहुंचे और वहां पर उन परिवारों से मिलने की कोशिश की जिनके दुकानें और घर बुलडोजर की सियासत में आज तोड़े गए।
ओवैसी साहब, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको उन परिवारों से मिलने दिया गया? हम बड़े इधर उधर से वहाँ के मुकामी लोगों की वजह से हम उस मस्जिद में पहुँचे जहाँ पर वो सो कॉल्ड गेट को तोड़ा गया। वहीं पर नमाज मगरिब की हमने अदा की और फिर वहाँ पर जो बाजू मंदिर है हमने देखा। वो जो जिन 3 परिवार जिनकी दुकानों को तोड़ा गया वो हमसे आकर मिले और एक जो अरेस्ट हुआ था उनके परिवार हमसे आकर मुलाकात किए। ये हम जाकर उसके और आगे जाना चाह रहे थे तो पुलिस ने कहा कि नहीं जा सकते, रोक दिया हमको। तो लामहला हमको वापस आना पड़ा। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। तुर्कमान 2022 कहा आपने। बिल्कुल 100% वही हुआ है। उस वक्त की सरकार ने अपने आप को समझ लिया था, इमरजेंसी नाफिज करके समझ लिया था कि हम जो चाहे करेंगे। आज यही सरकार यही कर रही है कि वो तय कर रहे हैं कि कौन क्रिमिनल है और वो तय कर रहे हैं कि वो जज का भी रोल अदा कर रहे हैं, पुलिस का भी अदा कर रहे हैं और सजा भी खुद दे रहे हैं। आप बताइए, ये तो विजिलेंटी जस्टिस कहेंगे इसको आप। ये सरकार, ये अपार्थाइड स्टेट इजराइल वहां पर होता है। भारत में तो जमहूरियत है ना, हम तो सारी दुनिया में बाजा बजाते हैं, ढोंडरा पीटते हैं कि हमारा लोकतंत्र है। पर ये क्या कर रहे हैं बीजेपी की सरकार? क्या आपको नहीं मालूम था ये इलीगल है 5 दिन पहले, 6 दिन पहले? आपने अब कैसे उसको एक्शन ले रहे हैं? तो लेकिन जब हिंसा हुई तो दोनों तरफ से हिंसा हुई, पत्थर भी। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि हिंसा हुई। मेरा सवाल ये है, क्या हिंसा होती है अगर बगैर पुलिस के परमिशन के जुलूस आप निकाल लेते प्रोसेशन को? अगर उस प्रोसेशन को देश की राजधानी में बगैर पुलिस के परमिशन के जुलूस प्रोसेशन निकाला जाता है, तलवारें उसमें है, क्यों तलवारें होनी चाहिए भाई? एक प्रोसेशन, रिलीजियस प्रोसेशन में क्यों उसमें कट्टा तफंचा हथियार होनी चाहिए? क्यों उसमें एक समुदाय मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और पुलिस सामने खड़ी हुई है? क्या पुलिस रोक नहीं सकती थी उनको हथियार छीन नहीं सकती थी, उनको रोक नहीं सकती? बकवास बंद करो तुम लोग। उसी वजह से ये सब तमाशा खराब हो गया। तो इसकी जिम्मेदारी पूरा पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर आती है कि उन्होंने उस तरह के पोजीशन को अलाउ किया पूरी तैयारी के साथ कि जाओ तुम तलवार लेकर जाओ, हथियार लेकर जाओ, गाने बजाओ, और वो सब तमाशा हुआ वहां पर। देखिए, पुलिस से तो हम लगातार सवाल पूछ ही रहे हैं, क्योंकि 2 जुलूस जब निकले, 2 शोभा यात्राएं निकली, तीसरी यात्रा नहीं निकली थी, तो उसकी परमिशन के बगैर कैसे अलाउ किया गया? ये एक बड़ा पुलिस और प्रशासन पर सवाल है। लेकिन सवाल जब ये है तो सस्पेंड क्यों नहीं किया आपने पुलिस के, वहां के थानेदार को, वहां के एसीपी को, वहां के इंटेलिजेंस के लोगों को? आप क्या एक्शन लिए? आपने खुद उस प्रोसेशन को अलाउ किया। ये पूरा मंसूबा बनाया गया और जाओ तुम गड़बड़ करो, तमाशा करो, और उसके बाद जो काम मॉब नहीं कर सका उस दिन, वो सरकार ने आज कर दिया। सर देखिए, आज की कार्रवाई में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो हमने ग्राउंड पे देखा उसमें बेशक मुसलमानों के घर और दुकानें भी टूटी हैं, लेकिन हिंदुओं के घर भी टूटे हैं। उसमें 2 दुकानें हैं ऐसी सर, है ना। आपको तो आपके आंख पर पर्दा पड़ चुका था नफरत का, आप तो पहचान भी नहीं थे। आपने दिखाया अपने चैनल पर गुप्ता साहब का, उनकी पीड़ा दिखाई, उनका चीख, उनकी तकलीफ दिखाई, हमको भी अंदर तकलीफ हुई। अरे वो कह रहे कागज है तो कागज तो देख लेते, कागज नहीं देखे, नहीं देखे, नोटिस नहीं देते आप। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। अर्थव्यवस्था पर रूस यूक्रेन युद्ध का गहरा साया पड़ता नजर आ रहा है। युद्ध की वजह से देश और दुनिया में बढ़ी महंगाई ने भारत की इकोनॉमी पर तगड़ा अटैक किया है। क्राइसिल ने महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स की पड़ताल करके आने वाले दिनों में आर्थिक हालात बेहद नाजुक होने की आशंका जताई। देश की आर्थिक रिकवरी बीते काफी समय से पटरी पर चल रही थी। ज्यादातर सेक्टर्स का प्रदर्शन भी प्री कोविड से आगे निकल गया था, लेकिन अब क्रिसिल रिसर्च की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आने वाले कुछ महीनों के दौरान देश के आर्थिक हालात पहले से खराब होने की आशंका है। इस चेतावनी का आधार क्रिसिल का फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स यानी FCI है, जो मार्च 2022 के दौरान 0 से भी नीचे चला गया। एजेंसी के मुताबिक इंडेक्स में ये गिरावट देश के वित्तीय हालात के कमजोर होने का संकेत दे रही है। एजेंसी का ये इंडेक्स इक्विटी, डेट, मनी और फॉरेक्स मार्केट जैसे 15 महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स को मिलाकर तैयार किया जाता है, जो हर महीने देश की आर्थिक हालात का हाल बयान करता है। FCI के 0 से नीचे चले जाने का मतलब है कि देश के आर्थिक हालात औसत से खराब चल रहे हैं। क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में इंडेक्स के 0 से नीचे यानी
नेगेटिव जोन में चले जाने की 6 मुख्य वजहें गिनाई हैं। इनमें शामिल हैं FPI का देश से बाहर जाना, जो मार्च में 6.6 अरब डॉलर और फरवरी में 5.1 अरब डॉलर निकाला गया है। मार्च में डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 1.7% गिर गया, जबकि फरवरी में रुपए में 0.8% की गिरावट देखी गई थी। मार्च में सेंसेक्स में 2.2% की गिरावट देखने को मिली। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड में चौतरफा बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये जून 2019 के बाद के सबसे ऊंचा स्तर पर है। सिस्टम में लिक्विडिटी अब भी ज्यादा है, लेकिन फरवरी के मुकाबले मार्च में इसमें कमी आई है। अतिरिक्त लिक्विडिटी में कमी आने से मनी मार्केट रेट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक झटकों और घरेलू अर्थव्यवस्था की कमजोरी मिलकर आने वाले दिनों में देश के वित्तीय हालात को और भी चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। इससे GDP से लेकर महंगाई तक हर किसी पर असर होगा। इस सब के असर से आने वाली कुछ पॉलिसियों में RBI ब्याज दरों को 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ा सकती है, जिससे कर्ज भी तेजी से महंगा हो सकता है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।